अरेस्ट, बेल और प्रोसिक्यूशन, ये कुछ सिलसिला चल रहा है जीएसटी में। और जब भी अरेस्ट की बात आती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं ई-टेक्स हेल्पलाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के उन सेक्शंस को जिसमें अरेस्ट का प्रोविजन दे रखा है। तो आपको सेक्शन 69 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आपको रेफर करना है, जहां से आपको पता लगेगा कि किन किन सिचुएशंस में अरेस्ट किया जा सकता है और कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 132 बात करता है उन कारणों की, उन रीजंस की, उन सिचुएशंस की जब अरेस्ट की सिचुएशन अराइज होती है। और सेक्शन 69 बताता है प्रोसेस की, कि प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है अरेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 69 देखते हैं। 69 कहता है कि वेयर द कमिश्नर, कमिश्नर के पास पावर है जो वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को पास कर सकता है। वेयर द कमिश्नर हैव रीजन टू बिलीव, तो सब्जेक्टिव चीज है, कोई ऐसी टेस्ट नहीं है जिसमें अरेस्ट करना है। सब्जेक्टिव चीज है, वेयर कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी और क्लोज डी ऑफ सेक्शन 132 which is punishable under clause 1 or 2 of subsection 1 or subsection 2 of the said section. So he may order his subordinate officer, central tax officer, to arrest any person. So यहाँ पे जब किसी भी बंदे को ने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है जो सेक्शन 132(1) के ABCD में आता है और उसका पनिशमेंट भी दे रखी है सेक्शन 132 में, तो अरेस्ट की पावर आ जाती है। अब अरेस्ट की पावर में दो तरीके की चीजें हैं। पहला, दो स्लैब्स हैं इसमें। अगर टैक्स इवेजन 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो ऑफेंस जो है वो नॉन कोग्निजेबल और बेलेबल है। और अगर ऑफेंस 5 करोड़ से ज्यादा है तो ऑफेंस कोग्निजेबल नॉन बेलेबल है। चारों टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। और अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद क्या रहेगा। देखिए, कोग्निजेबल का मतलब होता है वो ऑफेंस जो सीरियस नेचर का है और अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं है, ऑफिसर ऑन स्पॉट अरेस्ट कर सकता है, उसके पास वो पावर्स है। नॉन कोग्निजेबल का मतलब वो होता है कि वो ऑफेंसेस जिसमें अरेस्ट करने के लिए आपको मैजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत पड़ती है। बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें ऑफिसर खुद बेल दे सकता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें ऑफिसर को बेल देने की पावर नहीं है। बेल आपको मजिस्ट्रेट से ही लेके आनी पड़ेगी, मतलब कोर्ट से ही लानी पड़ेगी। तो ये इन चारों टर्मिनोलॉजीज का मतलब है। अगर आपने 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में टैक्स इवेजन किया है, फेक आईटीसी लिया है, रॉन्ग आईटीसी लिया है और रीजन टू बिलीव है कि आपने ये सब इंटेंशनली किया है, तो उस केस में अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, 200 लाख से 500 लाख के बीच में है, तो ऑफिसर मजिस्ट्रेट की से वारंट इशू करवा के आपको अरेस्ट करेगा। फिर ऑन स्पॉट आपको बेल लेने का अधिकार है। बेल जो है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दे सकता है आपको। वो बेल लेने के लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिसर के पास प्रॉपर पावर्स है पुलिस वाली। और अगर आपका ऑफेंस 5 करोड़ से ज्यादा का है, आपने टैक्स इवेजन, सिर्फ टैक्स की बात हो रही है दोस्तों, इंटरेस्ट पेनल्टी की बात नहीं हो रही, सिर्फ टैक्स। अगर आपका टैक्स इवेजन 5 करोड़ से ज्यादा है तो ऑफिसर बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर अरेस्ट करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। आपको रीजन बताना पड़ेगा जिस रीजन पे आपको अरेस्ट किया है। आपकी प्रॉपर अरेस्ट मेमो बनेगा जो आपको दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप अपने किसी एक रिलेटिव को, रिश्तेदार को, घर वाले को बुला लीजिए और आप अपने वकील को भी बुला सकते हैं। 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और मजिस्ट्रेट अगर आपको बेल नहीं देता तो आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। उसके बाद ऑफिसर चार्जशीट पेश करते हैं। चार्जशीट डालने के बाद फिर आपको बेल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वंस चार्जशीट है फाइल्ड तो ऑफिसर ये नहीं बोल सकता कि अब आप एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकते हैं, क्योंकि चार्जशीट का मतलब यही है कि सभी एविडेंस के साथ पुलिस ने या यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेजेंट कर दी है। तो फ्रेंड्स, अरेस्ट किस केस में किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है और कैसे बेल मिल सकती है वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि किन किन ऑफेंसेस में अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आप ऑफेंस देखेंगे तो सेक्शन 132
की बात यहाँ पे आई है कि 132 जो है वो प्रोसिक्यूशन की बात, पनिशमेंट की बात करता है। सो 132(1)(a) में ए क्या कहता है, सप्लाईज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशुएंस ऑफ इनवॉइस, मतलब बिना इनवॉइस इशू करे आपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर दी तो वो टैक्स इवेजन की सीरियस कैटेगरी है। उस केस में अगर 5 करोड़ से ऊपर जाते हो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 2 से 5 के बीच में हो तो बेलेबल है लेकिन अरेस्ट है। आपने बिल इशू कर दी है लेकिन आपने सप्लाई नहीं की, मतलब कंप्रोमाइज्ड बिलिंग का आपने केस है, आपने फेक आईटीसी ले लिया और आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया और सरकार को डिपॉजिट नहीं किया। इन चारों तरीके के केसेस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और जो आज के दिन सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेटेड केसेस चल रहे हैं वो बोगस इनवॉइसेस के और फेक आईटीसी के चल रहे हैं। तो 132(1)(b) और C के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को आज के दिन अरेस्ट किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था अरेस्ट के बारे में। अब थोड़ा इसमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया तो उसमें उसकी क्या तो राइट्स हैं और क्या पावर है। सबसे पहला राइट, अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उस बंदे को पता होना चाहिए कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दूसरा, राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट, भाई वो बंदा लीगल हेल्प, लीगल काउंसिल डिमांड कर सकता है और ऑफिसर्स उसको लीगली रोक नहीं सकते। प्रैक्टिकली क्या होता है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लीगली वो उसको रोक नहीं सकते। तीसरा, 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रेजेंट करवाना। और चौथा, पुलिस अपनी कस्टडी में या फिर जीएसटी ऑफिसर अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा उस ऑफिसर को बिना मैजिस्ट्रेट की अप्रूवल के नहीं रख सकते। सो दीज आर द राइट्स विद द ऑफिसर। अब देखते हैं कि इसमें लिटिगेशन जो हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीएसटी में बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं, तो उस केस में अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग सिचुएशन में क्या कहा है। सबसे पहले तो बिफोर जीएसटी रिजीम की अगर बात करें, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम की, तो देयर वर कपल ऑफ जजमेंट्स जहां पे ये बोला गया था कि आप बिना इंक्वायरी, असेसमेंट और एडजुडिकेशन के अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब जिस बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं उसकी सबसे पहले इंक्वायरी तो कीजिए, या फिर असेसमेंट की हो आपने, या एडजुडिकेशन किया हो जिससे आपको पता लगा हो कि उसने ऐसे इविजन किया है जिसमें अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की, एक मेक माई ट्रिप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा क्लियर टिप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर जीएसटी रिजीम में देखें तो दोनों तरफ की जजमेंट है। पहला, अरेस्ट विदाउट इंक्वायरी, अरेस्ट विद इंक्वायरी। मतलब कोर्ट ने यह भी बोला है कि विदाउट इंक्वायरी अरेस्ट नहीं कर सकते और कोर्ट ने यह भी बोला है कि विदाउट इंक्वायरी अरेस्ट कर सकते हैं। तो अगर विदाउट इंक्वायरी अरेस्ट नहीं कर सकते, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला और मद्रास हाई कोर्ट ने बोला। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अखिल कृष्णन मग्गू वर्सेस डीजीजीआई 2020 में ये बोला कि आप विदाउट इंक्वायरी अरेस्ट नहीं कर सकते। इसी जजमेंट में कोर्ट ने यह भी बोला कि किसी भी टैक्स प्रोफेशनल, मतलब सीए या एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकते until unless he is a party to that offense। पार्टी टू दैट ऑफेंस मतलब जो ऑफेंसेस हमने देखे, जो डिस्कस किए, उन ऑफेंसेस को करने में वो सहयोगी जब तक प्रूव ना हो तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। देन जयचंद अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ जीटी सलेम 2019 का केस, जहां पे बोला गया कि आप विदाउट इंक्वायरी अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसी जजमेंट्स भी हैं जहां पे ये कोर्ट ने बोला कि अरेस्ट करना इतना जरूरी है कि वो बंदा भाग जाएगा तो बिना इंक्वायरी के भी अरेस्ट की जा सकती है। जैसे पीवी रामन्ना रेड्डी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 तेलंगाना हाई कोर्ट का केस है। भरत राज पुंज वर्सेस सीजीएसटी कमिश्नर राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। देन गुजरात हाई कोर्ट में विमल गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। तो इन केसेस में अरेस्ट किया बिना इंक्वायरी, असेसमेंट और एडजुडिकेशन किए हुए, बिकॉज कमिश्नर हैव रीजन टू बिलीव कि अगर बंदे को अरेस्ट नहीं किया तो बहुत मोटा टैक्स का सरकार को नुकसान हो सकता है और ये बंदा भाग भी सकता है। इसके अलावा अरेस्ट करते हुए, सिंस जीएसटी के अंदर ना तो अरेस्ट को डिफाइन किया हुआ, ना रीजन टू बिलीव को डिफाइन किया हुआ, ना ही अरेस्ट की प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ, तो अरेस्ट करते हुए जीएसटी ऑफिसर्स को सीआरपीसी के प्रोविजंस रेफर करने पड़ते हैं। तो सीआरपीसी में दो सेक्शन है, सेक्शन 41 एंड 41A।
इन दोनों सेक्शंस में प्रोसीजर दे रखा है कि आपको अरेस्ट कैसे करना है, और इसी के बारे में तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी बोला था पीवी रमन्ना रेड्डी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2019 में कि अरेस्ट करते हुए 41 और 41 ए के जो रूल्स हैं उनको जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को फॉलो करना चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकली उन केसेस में जहां पे ऐसा ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। अगर कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है तो उस केस में स्पेसिफिकली सेक्शन 40 एंड 41 ए ऑफ सीआरपीसी का प्रोसेस फॉलो होना जरूरी है। अब आ जाइए एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर कि मान लीजिए आपको डर है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको अरेस्ट कर लेगा, तो आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। अब एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटिसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि आप का अरेस्ट वारंट इशू होने से पहले या ऐसी सिचुएशन अराइज होने से पहले कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, उससे पहले आप कोर्ट से बेल लिया है एडवांस में। और ये एंटिसिपेटरी बेल कब तक वैलिड होता है? जब तक चार्जशीट फाइल ना हो जाए कोर्ट में। जब तक कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक आपकी एंटिसिपेटरी बेल इस केस में, जीएसटी के केस में वैलिड रहती है। उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड कि भाई अब एंटिसिपेटरी बेल खत्म हो चुकी है, अब आपको बेल मिलेगी या अरेस्ट होंगे, वो उसके बेसिस पे कोर्ट देन डिसाइड करती है। तो आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं उस केस में। जनरली जीएसटी के मैटर्स में कोर्ट की प्रोसेस क्या होती है? कोर्ट बोलती है कि भाई आप बेल बॉन्ड जमा करवा दीजिए, मतलब आप कुछ एश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दीजिए कोर्ट के पास। क्योंकि आप एंटिसिपेटरी बेल में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि विभाग को लगता है कि आपने टैक्स की चोरी की है। आप कह रहे हो कि आपने टैक्स की चोरी नहीं की थी, अब कोर्ट कहती है कि भाई कुछ पैसा जमा करवा दीजिए, जिससे कोर्ट को एश्योरिटी हो कि भाई आप डिपार्टमेंट के पैसे लेके नहीं भागेंगे, या फिर आप जब फेयर ट्रायल आपका चलेगा तो उस टाइम पे आप सारी चीजों को पॉजिटिवली कोर्ट के समक्ष लेके आएंगे और डिपार्टमेंट के सामने भी आर्ग्यू करेंगे। तो देर आर कपल ऑफ जजमेंट्स, सी प्रदीप एंड कमिश्नर ऑफ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज सलेम, जहां पे 10% ऑफ लायबिलिटी प्री डिपॉजिट की बात की गई एंटिसिपेटरी बेल के लिए। देन ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वर्सेस कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी दिल्ली ईस्ट, जहां पे 5.5 करोड़ जमा करवाए गए, क्योंकि 11.5 करोड़ की लायबिलिटी जो है वो पेटिशनर के ऊपर कहीं ना कहीं थी। सो फ्रेंड्स, ये था जीएसटी के अंदर अरेस्ट, सेक्शन 69 सिचुएशन ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 132 टर्मिनोलॉजीज लाइक कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, और अरेस्ट के में पेटिशनर के राइट्स क्या हैं। देन एंटिसिपेटरी बेल कैसे ले सकते हैं, बेल कैसे ले सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है अरेस्ट अंडर जीएसटी के अंडर तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिजोल्व इट। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर फेसबुक पेज एज वेल एज यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।